हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं वेक्टर। और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पिछले सालों में जो वेक्टर को लेकर के सवाल आए हैं, पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। आज थोड़ी तबीयत मेरी नरम है, बुखार है, जुकाम है, पर कोई सुटेबल टाइम ऐसा लग नहीं रहा था मुझे आगे, इसलिए अभी आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो भाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन सवालों को देखना देखना ये सवाल कितने सरल और कितने आसान हैं। तो आओ मेरे साथ। दूसरी बात, वही बात, ये सवाल वो हैं जो ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में आरपीएससी ने पूछे हैं, लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट हो, चाहे नीट और जेई के स्टूडेंट हो। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से ये सवाल है और बहुत अच्छे सवाल है। आओ मेरे साथ। पहला सवाल देखो, यदि दो सदिश राशियों के योग व अंतर के परिमाण समान है तो उनके बीच कोण होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अगर अपन अपनी लैंग्वेज में बात करें तो सुनो, देखो ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका योग और फिर इसका परिमाण वो बिल्कुल इक्वल है इनके अंतर के परिमाण के। ऐसा है, बोला है ऐसा। तो ए और बी के बीच का एंगल बता दो, यानी कि थीटा ए बी क्या होगा, ये बताना है। तो भाई बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। और इसका आंसर जो मैं देख पा रहा हूं वास्तव में ये π/2 यानी कि 90 डिग्री होगा। चलो आओ देखते हैं कैसे होगा। जितना अपन को पता है उतना लिखो आप। तो क्या पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड हम कैसे लिखते हैं भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इसका रूट इक्वल टू, इसे लिखने का जो तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और फिर इसका रूट। अब आप इसे सॉल्व करिए और थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। यकीन करो रूट से रूट चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो अगर अपन देखें तो यूं कह सकते हैं 2ab cos थीटा इक्वल होगा माइनस में 2ab cos थीटा। बिल्कुल ऐसा होगा, आप सॉल्व करके देख लेना। कुछ इधर लेके आएंगे इसे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो cos थीटा इक्वल टू, भाई ये भी 0 ही होगा, क्योंकि अगर आप 4ab से डिवाइड भी करोगे 0 में तो वो 0 ही आएगा। अब cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री इसको रेडियन में अपन बोलते हैं π/2 रेडियन। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री या π/2 रेडियन। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये सवाल आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में 2018 में पूछा गया है, और ये जो सवाल था वास्तव में वो 2015 में पूछा गया था। दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। अब आज क्या पूछा है वो देखो आप। दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के, तो हमेशा सत्य है। कौन सी बात हमेशा सत्य होगी? तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब सत्य ये होगा ए वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर के, ये हमेशा सत्य होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, फिर चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा सत्य होने के लिए जरूरी है कि ए परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर के। पहली वाली बात गलत है, ये कहता है ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के और वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए वेक्टर बराबर हो बी वेक्टर के, ये कोई जरूरी नहीं है।
ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखो इसको एक बार अपन अगर डायग्राम से देखें, वैसे इसका आंसर आ गया है। ये तो अपन अब बस चलो दो बातें और कर लेते हैं। देखो ये है ए वेक्टर और ये लिया है हमने बी वेक्टर और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाया है। ये बी वेक्टर है, यकीन करिए ये होगा माइनस बी वेक्टर। ये एरो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बताएगा, तो ये वाला एरो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बताएगा। इस सवाल वाला कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, इसकी लंबाई इसके बराबर है। तो ये लंबाइयां तभी बराबर होंगी जब ये एंगल 90 डिग्री होगा, जैसा कि हमने लिया है। और यहां ए और बी बराबर हो ये जरूरी नहीं है, हां बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई फर्क ना पड़े। कुल मिला के बात यह है कि इसका आंसर जो हमेशा सत्य होगा वो होगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, एक बार सवाल आप खुद पढ़ लीजिए। 3 इकाई व 4 इकाई परिमाण के दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण 1 इकाई है, तो इनके सदिश गुणनफल का परिमाण क्या होगा। इसको मैं आपको समझाता हूं कि बोल क्या रहा है। देखो वो यूं कह रहा है, इसको अपन सॉल्व करें तो, कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर है। वो ये कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, पर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो फिर तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बता दो, ये कह रहा है। देखो कितना आसान है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ए और बी के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और यहां रिजल्टेंट वैल्यू भी हमारे पास आ रही है। तो देखो आप 3 और 4 अगर दो वेक्टर हैं और उनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 हैं, तो पता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो कितनी हो सकती है, 7, क्योंकि इनको ऐड करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तब होगी जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। इनकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब इनके रिजल्टेंट की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 में से 3 कम करो मतलब 1, और वो तब होती है जब एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री का कोण होता है। मतलब यूं समझना कि अगर ऐसा कुछ है तो यकीनन निश्चित रूप से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो आज आर देख रहे हो ना आप, इसकी वैल्यू मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू तब आती है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। हां यहां पर अगर जैसे 7 होता तो हम एंगल 0 डिग्री बोल देते। तो फिलहाल तो आप थोड़ा ये ध्यान रखो, सवाल की बात करते हैं अपन। यहां थीटा 180 डिग्री हो गया और अब इनका सदिश गुणनफल पूछ रहा है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। और वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और थीटा कितना है 180। हम सबको पता है कि साइन 0 भी 0 होता है, तो साइन 180 भी 0 होता है। इसकी वैल्यू 0 होगी और हमारा आंसर यहां डी होगा। इस सवाल में आइए, ये सवाल थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, पर अपन बात करते हैं। देखो मैं समझाता हूं, सवाल आप खुद पढ़ लीजिए, मैं तो यहां नीचे समझाने की कोशिश करता हूं। वो कहता है कि यदि दो सदिशों का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड 7 और 3 है, निम्न में से कौन सा मान इनके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता, नहीं है ये। मतलब देखो क्या कह रहा है, वो हमें कहता है कि एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 7, दूसरा बी वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो है 3, और इनका जो रिजल्टेंट है वास्तव में वो जो आर वेक्टर है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये कह रहा है कि इनमें से आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का रिजल्ट नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता इनमें से।
बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अपन को क्या ध्यान रखना है, आओ देखो। ये वेक्टर एडिशन को लेकर के बहुत ही बेसिक सवाल है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ध्यान दीजिए, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी, और आर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होगी ए माइनस बी। अब देखो आप, यहां a प्लस बी, ए की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो हो सकती है 10, और कम से कम वैल्यू हो सकती है 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। यानी कि r की कम से कम वैल्यू 4 और ज्यादा से ज्यादा 10। मतलब इसके लिए मैं बात करूं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी 10, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वास्तव में वो होगी 4। ज्यादा से ज्यादा 10, कम से कम 4, इनमें से आप देख लीजिए। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, वास्तव में इसका जो आंसर आएगा वो 4 से लेकर के 10 तक कुछ भी आ सकता है। 4 से लेकर के 10 तक कुछ भी आ सकता है। ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, ये संभव नहीं होगा। ऐसा ही वहां सवाल था, यही उसका आंसर था। समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, और ये सारी बातें बताना भी जरूरी होती है। बाकी अगर अपन को वेक्टर एडिशन पता हो तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, इनकी रिजल्टेंट की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी 7 प्लस 3 यानी कि 10, कम से कम वैल्यू होगी 7 माइनस 3 यानी कि 4। मतलब उनका रिजल्टेंट 4 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकता है, 4 से कम नहीं होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। और यहां देखिए आप, यहां जो ऑप्शन 3 है वो कभी संभव हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, कहता है एक कण पर बल, कोई फोर्स लग रहा है इतना न्यूटन, और यह मूल बिंदु से आर वेक्टर इक्वल टू माइनस जे कैप प्लस 2 i कैप मीटर तक विस्थापित होता है, तो कण पर किया गया कार्य क्या होगा। देखा जाए तो ये सवाल वर्क एनर्जी पावर वाले टॉपिक से आया है, कार्य को लेकर के है, लेकिन ये सवाल वेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए अपन यहां बात कर रहे हैं। आओ देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर फोर्स दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो वर्क क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं। तो वास्तव में देखो, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट और इनका ये डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है एक तरीके से, एफ की वैल्यू दे रखी है, आर वेक्टर यानी कि एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, क्योंकि मूल बिंदु से जो इसकी पोजीशन बता रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होता है बाद का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर। पर पहले का जो पोजीशन वेक्टर है वो तो 0 0 0 है, क्योंकि वो मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है। तो आज एस वेक्टर वही होगा जो कि आर वेक्टर है। चलो खैर, ये बात हमें ज्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए। अब देखो, यहां जो एफ वेक्टर दिया है 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, ऐसा न्यूटन में है। और ये जो आर वेक्टर है, जो आज वास्तव में एस वेक्टर के ही इक्वल होगा, वो आ रहा है, देखो मैं इसको ठीक कर लेता हूं, आई कैप को पहले ले लेता हूं, 2 i कैप फिर माइनस में j कैप। अगर ये k नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए या 0 k कैप कह दीजिए। और अब पूछ रहा है हमसे कि वर्क कितना होगा। भाई हमें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान एबीसीडी है यार ये तो। और डॉट प्रोडक्ट में क्या ही करेंगे अपन, वही आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, और के वाले को के से इंटू करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां अपन सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, फिर ये माइनस में 3 आएगा, और फिर ये तो 0 आएगा। तो W इक्वल टू ये 7, और ये जूल में, क्योंकि वर्क है तो जूल में, मतलब इसका आंसर 7 जूल आएगा। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़ो। ये सवाल देखिए आप, यदि सदिश कोई ए वेक्टर दिया है,
कोई बी वेक्टर दिया है और कहता है कि सी वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो सी का परिमाण क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो, कितना आसान सा सवाल है यार। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर इक्वल है 5i कैप माइनस 7j कैप। तो सी वेक्टर जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बता रहा है, मतलब सी वेक्टर यहां ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, उनका सदिश योग है। तो अब आप इनका सदिश योग करिए, मुझे लगता है कि ये आएगा 7i कैप और ये आएगा -3j कैप और अपन से पूछ रहा है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना हमें आता है। वो कैसे? जो i से पहले है उसका होल स्क्वायर, जो j से पहले है उसका होल स्क्वायर और फिर इसका रूट। मुझे लगता है ये 49 होगा, ये प्लस में 9 होगा और ये रूट होगा, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये आना चाहिए 58 और इसका रूट कोई है कैसा? बिल्कुल, ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखो, कहता है x का मान जिसके लिए दो सदिश, एक सदिश ये दे दिया, दूसरा सदिश ये दे दिया, परस्पर लंबवत होंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, अलग अलग एग्जाम में आजकल खूब पूछ रहा है ये। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी ये बैक टू बैक पूछा है। तो आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत सरल, बहुत ही आसान। कहता है कि x का ये है यहां पे x के कौन से मान के लिए, कौन सी वैल्यू के लिए a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यार कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, और वो कुछ बातें क्या है देखो, अगर a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के तो निश्चित रूप से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये बात अपन को आनी चाहिए। अगर दो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर हैं, शून्य सदिश नहीं है, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। या मैं ये कहूं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। भाई इनका डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाएगा। देखो a डॉट बी अपन यही सॉल्व कर लेते हैं। डॉट में i को i से, j को j से और k वाले को k से इंटू करते हैं, वही अपन को रिजल्ट मिलता है। तो 5 और ये 4 को गुणा करो आप, तो निश्चित रूप से ये 20 आएगा। फिर 2 को x से इंटू करो तो प्लस में ये 2x आएगा, फिर प्लस, ओ भाई प्लस में ये 2x आ गया, फिर प्लस, अब ये -4 है और ये -5 है, तो -4 को -5 से गुणा करोगे तो प्लस में, वास्तव में ये प्लस में 20 ही आएगा और इक्वल टू 0 होगा। मैं एक बार और देख लेता हूं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। और हाँ, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो मुझे लगता है देखो 40 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x इक्वल टू आ गया 40, वो भी माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई माइनस में 20। कोई है क्या? बिल्कुल, हमारा ये आंसर डी होगा। अब आप ये सवाल देखिए, एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 12 किलोमीटर पर हार है तथा जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है, तो मोटर बोट की परिणामी चाल का मान लगभग कितना होगा? देखो ये भी नाव पर आधारित सवाल है लेकिन वेक्टर से रिलेटेड ही है। क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, ये यूं कह रहा है, देखो इसे आप ईस्ट कह दीजिए, इसे आप वेस्ट कह दो, इसे नॉर्थ कह दो और इसे साउथ कह दो। पता वो क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट यानी कि एक नाव उत्तर दिशा में जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो जलधारा का वेग है इधर, और जलधारा का जो वेग है वो बोल रहा है वो है साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री के कोण पर,
तो पक्का ही ये 30 डिग्री का कोण होगा। और जो जलधारा का वेग है ये है 12 किलोमीटर पर आवर। भाई इसे आप V1 कह दो, इसे आप V2 कह दो, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री है, और इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अब रिजल्टेंट कैसे बताओगे आप? यहां V नेट वेक्टर इक्वल टू होगा V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर के, और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है V नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, और आप इसका रूट कर दीजिए, मतलब वही वेक्टर एडिशन। यहां देखो नाव कहां जा रही है? उत्तर की ओर, और जलधारा की वेलोसिटी का है, मतलब नदी का बहाव किधर है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ इस टाइप से है जो उसने बोला है, साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होता ही है, तो इनके बीच का ये वाला जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का एंगल होगा। अब आप वैल्यू पुट करिए और आप सोल्व करिए, यकीन करिए इसका जो आंसर आएगा, जो अप्रोक्स इसका आंसर आएगा, वो आएगा 26 किलोमीटर पर आवर। हां, ये आंसर लगभग आंसर आएगा। अब सोल्व करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, क्या बोलता है? किसी कण पर दो बल F तथा F लग रहे हैं, मतलब दो बल लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, F और F है, तथा उनका परिणामी बल F है, मतलब उनका रिजल्टेंट भी F है, तो दोनों बलों के मध्य कोण क्या होगा? 120 डिग्री होगा। याद करिए 120 डिग्री की ट्रिक, मतलब ऐसे सवालों को तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी किसी एक वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। अगर मेथड से करें तो आओ देखो क्या कह रहा है ये। अगर मैं इसको सोल्व करूं, एफ नेट इक्वल टू जो होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और इसका रूट। यहां ये बोल रहा है कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F नेट इक्वल टू F है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। आप यहां वैल्यू पुट करना, यकीन करिए थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। और सुनो, एक मिनट और सुनो, इसे आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, मतलब इसी को अगर अपन सोल्व करें तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F हो तो पढ़ते हैं भाई हम ऐसा, F नेट इक्वल टू आएगा 2F cos थीटा बाई 2। आज ये सवाल वाला क्या कह रहा है कि F नेट F के इक्वल है, तो देखो आप 2 इधर लेके आओगे तो ये 1/2, फिर ये cos थीटा बाई 2, और 1/2 होता है cos 60 डिग्री के इक्वल, तो फिर ये हो गया cos थीटा बाई 2 के इक्वल। यानी कि यहां देखिए आप थीटा बाई 2 60 डिग्री के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। पर ऐसे सवाल को तो भाई आप टिप्स पे याद रखो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था। अपन एक वीडियो डाला था ABCD ऑफ वेक्टर एडिशन, एक बार आप वो जाके देखना। अगर आप वो देख लोगे ना, अंत तक देखना, उसमें इन सब बातों का जिक्र कर रखा है कि दो बल हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, F और F है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो 0 डिग्री एंगल है तो 2F, 180 डिग्री है तो 0, 90 डिग्री है तो √2F, 60 डिग्री है तो √3F, और अगर 120 डिग्री है तो F। और वो ABCD के रूप में ही हमें याद रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सवाल को अब आप देखिए, वो कहता है एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के स्थान में 4i कैप माइनस 7j कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रविष्ट होता है तथा 5i कैप माइनस cj कैप न्यूटन का बल अनुभव करता है, C का मान क्या होगा? अब ये कैसा सवाल है? ये सवाल वैसे तो
जो 12th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है, पर यहां वेक्टर की कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं, तो इस सवाल को आज ही अपन सॉल्व करेंगे। हाँ, फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। पहले ये देखो इसने क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। ये दे रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 4i कैप माइनस 7j कैप, और ये है मीटर पर सेकेंड में। और इस पर जो फोर्स लग रहा है F वेक्टर इक्वल टू वो है 5i कैप माइनस CJ कैप, इतना न्यूटन में। तो कहता है कि यार C की वैल्यू क्या होगी। अब हम कैसे बताएं, तो एक बात ध्यान से सुनो। जब वो चैप्टर अपन पढ़ते हैं ना, तब वहां फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसी पढ़ते हैं, कभी टाइम के साथ पढ़ा जाएगा। F वेक्टर इक्वल टू ये चार्ज है और ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है। और जैसा कि हम जानते हैं ये V वेक्टर और F वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये B वेक्टर और ये F वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, फिर चाहे V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट यहां काम आ रहा है। मतलब सुनो ध्यान से, हम ये पढ़ते हैं R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो निश्चित रूप से R वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। हाँ बिल्कुल, R वेक्टर परपेंडिकुलर होगा A के और R वेक्टर परपेंडिकुलर होगा B के। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट R वेक्टर डॉट A वेक्टर 0 होगा, और यहां भी मैं कहूं R वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। ये बात अपन जो अपनी शुरुआती जो क्लासें थी, इस सेशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां भी इस बात का जिक्र हुआ है। चलो आपने वो तो देख ही लिया होगा। और सुनो, उस फॉर्मूले को यार मैं वापस लिखता हूं। F वेक्टर इक्वल टू ये चार्ज है और V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि F वेक्टर परपेंडिकुलर होगा V वेक्टर के, तो आपको ये मानना चाहिए कि F वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट 0 करके देखिए, तो यहां F वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू 0। सर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में I को I से, J को J से गुणा करते हैं, वही रिजल्ट आता है। तो 4 को 5 से गुणा करो भाई 20 आएगा, फिर ये प्लस में 7 को C से गुणा करो तो 7C आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो 7C इक्वल टू माइनस में 20 आएगा और C इक्वल टू माइनस में 20/7 आएगा। और C का अगर मैग्नीट्यूड हो तो वास्तव में 20/7 होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 20/7। वहां एग्जाम में माइनस था ही नहीं, मतलब नेगेटिव था ही नहीं। ईमानदारी से तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, माइनस में 20/7। लेकिन इसका आंसर अगर यहां देखें अपन, तो ये 20/7 यानी कि ये पॉजिटिव वाला लेना है। मतलब उसने C की वैल्यू पूछी है, धनात्मक वैल्यू पूछी है। मतलब सवाल को पूरा लिखना चाहिए था कि C का मान बताओ या C का धनात्मक मान बताओ। धनात्मक मान क्या होगा, ऐसा पूछना चाहिए था। आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, ये सवाल पूरे हुए। इन सवालों को आप रजिस्टर में नोट करिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। चलो फिर मिलते हैं अब अपन नए टॉपिक के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।